सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? चलिए बताइए। करेक्ट आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, चलिए। तो 1919 में प्रोविंसेस में, ठीक है, प्रांतों में आया था क्या? डायरकी, ठीक, द्वैध शासन। और 1935 में इसको हमने रिवर्स कर दिया। कैसे? डायरकी हमने ले आया कहाँ पर? सेंटर में, ठीक है। और बाईकैमरलिज्म जो कि पहले आया था सेंटर में 1919 में, वो हमने ला दिया किस में? 1935 में। ठीक है, चलिए। इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हिस्टोरिकल कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बना। ठीक है, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे आप? 1765 में, ठीक है, जब शाह आलम ने दीवानी राइट्स दी थी। किसको? शाह आलम ने दिया था दीवानी राइट्स। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है ना। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि सबसे पहला चीज़ था रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर थे वो सब ऑर्डिनेट हो गए। किसके हो गए? सब ऑर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, सब ऑर्डिनेट मतलब उनके अधीन हो गए। ठीक है, तो ये था। उसके बाद एक और चीज़ थी इसमें कि इट इस्टेब्लिश्ड अ फेडरल इस्टेब्लिश्ड अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया इसने। कहाँ पर बनाया? कोलकाता में। कोलकाता का कौन सा फोर्ट? फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम। आप लोग बताइए, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है मद्रास। ठीक, इसके बाद 1773 के बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उनको दूर करने के लिए। ठीक है, इसने बेसिकली एक ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द्वैध प्रशासन, ये कह सकते हैं आप हिंदी में। इसमें क्या बनाया गया? एक बोर्ड बनाया गया और एक कॉर्ड बनाया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था? सी फॉर कोर्ट एंड सी फॉर कमर्शियल। ठीक है, ये देखो स्पेलिंग है ना कमर्शियल वाली, COCO। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल चीज़ें देखनी थी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रशासनिक चीज़ें देखनी थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें। ठीक है, मैं वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ जितना बाइलिंगुअल हो सकूँ। ठीक है, बाकी जो भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था 1784 का मेजर रूल। खैर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था? वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, वैरन हेस्टिंग्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1813 में आया चार्टर एक्ट, है ना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी? मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट बात बताता जा रहा हूँ। इसमें जो मोनोपोली थी, ठीक है, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड। ठीक है, मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। ठीक, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना एंड टी। ठीक है, पहले जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, है ना, तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी कि सिर्फ आप ही इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसको 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। उसमें ये बोला गया कि
ब्रिटेन से अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी इंडिया के साथ अगर ट्रेड करना चाहता है तो वो कर सकता है, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना एंड टी। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब 1813 के बाद 1833 में आया सेकंड चार्टर एक्ट। ओके, 1813 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि 1 लाख का 1 लाख रुपीज़ दिया गया था एजुकेशन के लिए, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन वॉज गिवन, ठीक। 1833 में फिर आया चार्टर एक्ट, सेकंड चार्टर एक्ट, और इसमें मोनोपोली को कम्प्लीटली एंड कर दिया गया, ठीक है। मोनोपोली वॉज कम्प्लीटली एंडेड। मोनोपोली मतलब हिंदी में मोनोपोली का क्या वर्ड है, चलिए जो भी है, मोनोपोली आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, उसको क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। और इसके साथ ही ये हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे, कैसे पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर मतलब विधायी शक्तियाँ, ये क्या हो गया इसको, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ मतलब कानून वगैरह बनाने की शक्तियाँ, ठीक है। जो विधायी शक्तियाँ थी उसको छीन लिया गया, ठीक है। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, इनसे इनका लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया गया और पूरा पावर किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो अब देख रहे हैं किस तरीके से 1773 से, है ना, सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से पावर लेके हम लोग किसको दे दिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, सॉरी, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे से पावर लेके हम किसको दे रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, ये हुआ। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कब बनेगा, 1833 में बनेगा। 1833 के समय कौन था उस समय, याद करिए, विलियम बेंटिक, है ना। विलियम बेंटिक बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए फेमस है विलियम बेंटिक, स्पेलिंग शायद बेंटिंक होता है क्या, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। विलियम बेंटिक मोस्ट फेमस है सती के अबॉलिशन के लिए, है ना, ही अबॉलिश्ड सती, ठीक है, किसके हेल्प से, विथ राजा राम मोहन रॉय, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 के बाद 1853 में आया, ठीक है। 1853 में क्या हुआ, जो सिविल सर्विसेज था उसमें इंडियंस को अलाउ कर दिया गया कि आप अब सिविल सर्विसेज में भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है अभी, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है बताइए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव है, ये दोनों अलग हो जाता है ना। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है ये अलग हो जाता है किससे, विधायिका से, ठीक। जैसे अभी भारत में शासन व्यवस्था है, ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में यही लाया गया गवर्नमेंट में कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग करना है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हुआ इसमें कि जो सिविल सर्विसेज था उसको इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया, ठीक। इनफैक्ट इसको अटेम्प्ट किया गया था 1833 में ही सिविल सर्विसेज को ओपन करने के लिए, बट इट वर्कड आउट इन 1853, ठीक। इसके बाद आपको पता है 1857 में रिवॉल्ट हो गया, तो 1858 में, ठीक, क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन ने पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, ठीक है। अब बोले, अब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि अब आप हमारे हिसाब से चलोगे, ठीक है। अब इंडिया को ऐसा बोला जाएगा कि इंडिया इज़ अंडर द ब्रिटिश क्राउन, नॉट अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हाँ, तो इसमें एक चीज़ और ये हुआ
कि जो अभी तक हम गवर्नर जनरल बोलते आ रहे हैं, अब इनको नया नाम दे दिया गया। क्या नया नाम दे दिया? वॉइसरॉय। ठीक है। और एक व्यक्ति हम बैठा दिए कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ताकि वो इंडिया के अफेयर्स देख सके। एक व्यक्ति हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बिठा दिए, उसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, उसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक, चलिए इसके आगे फिर 1858 के बाद क्या आएगा? 1892। 1892 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो ये है कि पावर टू डिस्कस बजट। ठीक है, पावर टू डिस्कस बजट वाज गिवन। ठीक है, इसके पहले एक और आया था। ओके, काउंसिल्स एक्ट। काउंसिल्स एक्ट 1861। ठीक है, काउंसिल्स एक्ट 1861 में क्या हुआ कि देखो अब ना यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोग सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे। 73 से लेके 1833 तक है ना, हम डिसेंट्रलाइज कर रहे थे, सेंट्रलाइज कर रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ से फिर से डिसेंट्रलाइज कर देंगे। कैसे डिसेंट्रलाइज करेंगे? जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ जो मद्रास है, ठीक है, इनको हम इनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस कर देंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स पर रिस्टोर्ड, उनको उनके लेजिस्लेटिव पावर दोबारा दे दिया गया। ठीक है, और क्या है इसके समय पे? पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे मंत्री का अलग अलग पोर्टफोलियो होता है ना, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री। ठीक है, और एक और सिस्टम आया क्या? ऑर्डिनेंस सिस्टम। ऑर्डिनेंस पावर आप सबको पता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 1892, इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स? इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका नंबर को बढ़ाया गया। ठीक है, और नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया? बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, जो करंट में पाकिस्तान में आता है। ठीक है, अभी इससे पहले क्या था? केवल बॉम्बे था, मद्रास था और बंगाल था, है ना। तो यहाँ पर नया लेजिस्लेटिव काउंसिल अब और बनाया गया। ठीक है, चलिए, और इसमें 1892 में एक चीज़ और हुआ कि पावर टू डिस्कस बजट। पावर टू डिस्कस बजट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि पावर टू डिस्कस बजट कब दिया गया हमको। ठीक, फिर उसके बाद आ गया आपका फेमस 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, इसका नाम मॉर्ले मिंटो क्यों पड़ता है? क्योंकि मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो कौन था? ये उस समय का वॉइसरॉय था। ठीक है, इसमें मोस्ट फेमस चीज़ जो हुआ वो क्या हुआ? कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट किसके लिए दिया गया? मुस्लिम्स के लिए। किनको दिया गया? मुस्लिम्स को दिया गया कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, अब धीरे धीरे ना आप देखेंगे कि कम्युनल इलेक्टोरेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे न्यू रेगुलेशन आएंगे। और 1909 में क्या हुआ? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को अलाउ किया गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको अलाउ किया गया। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑन बजट, रेजोल्यूशन ऑन बजट, इसको अलाउ किया गया। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ था कि फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो ब्रिटेन में बैठी हुई है, वहाँ पे फर्स्ट इंडियन को अलाउ किया गया। कौन था वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट एक पर्सन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया इन आपका फेमस मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, है ना। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और ये कौन था? वॉइसरॉय। अब ठीक है, इसमें क्या हुआ? बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म क्या होता है? द्विसदनीय, है ना, जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है।
तो इसको हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। ये कहाँ पे आया? सेंटर में आया, ठीक है। और डाइआर्की, डाइआर्की कहाँ पे आया? प्रोविंसेस में आया, ठीक, प्रांतों में आया, ठीक है। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, क्या कम्युनल इलेक्टोरेट था जो था, उसको हमने एक्सपेंड किया। कहाँ एक्सपेंड किया? हम अब इसको दे दिए क्रिश्चियंस को दे दिए, ठीक है, सिख्स को दे दिए, एंग्लो इंडियंस को दे दिए, एंग्लो इंडियन को दे दिए, और किसको दे दिए? यूरोपियंस को दे दिए, ठीक है। अलग अलग कॉम को हमने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद फाइनली आया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट को और एक्सपेंड किया गया। अब कौन बच गया भाई? सबको तो दे दिए, अभी भी बच गया है कौन? विमेन, विमेन बच गया है, ठीक है। और कौन बच गया है? विमेन, और शायद ओल्ड एज वालों को भी दिया गया था, ठीक है। चलिए, खैर इसके अलावा जो चीज़ ये हुआ कि डायरकी जो था उसको, ये देखो प्रोविंसेस में था, उसको हमने कर दिया सेंटर में, ठीक है। और बाइकैमरलिज्म हम ले आए कहाँ पे? प्रोविंसेस में, ठीक है। इसके अलावा फेडरल कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? फेडरल कोर्ट, ठीक, जो वर्तमान का हाई कोर्ट जैसा, ठीक है भाई। तो ये था हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपको काफ़ी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। Who among the following was appointed as the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? ठीक है, जो संविधान सभा था उसका संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? चलिए बताइए, करेक्ट आंसर क्या है? BN राव, ठीक है। कौन है? BN राव। BR अम्बेडकर जी कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। उसके एक मेंबर KM मुंशी जी भी थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रेसिडेंट थे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से कौन कौन गया था? ठीक है, चलिए मैं ही बताता हूँ। पहला कौन था? रवि शंकर शुक्ल, ठीक। दूसरा घनश्याम सिंह गुप्ता, ठीक है, या फिर आप जिनको गुप्त कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन गया था? बैरिस्टर छेदीलाल, है ना, ठीक। ये तो तीन हो गए जो नॉर्मल रियासत से नहीं गए थे। घनश्याम सिंह गुप्त के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो हिंदी में जो लिखना था ना, हिंदी अनुवाद समिति, हिंदी अनुवाद समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे ये, ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त जी, ठीक। चलिए, अब रियासत से 3 व्यक्ति और गए थे, 6 लोग गए थे छत्तीसगढ़ से। रियासत से कौन कौन गया था? किशोरी मोहन त्रिपाठी, किशोरी मोहन त्रिपाठी, एक क्या हो गया। दूसरे थे राम प्रसाद पोटाई, राम प्रसाद पोटाई, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा बंदा जो गया था वो थे रघुराज सिंह, रघुराज सिंह। आप बताइए तीनों कौन कौन से रियासत से गए थे? चलिए मैं ही बता देता हूँ। किशोरी मोहन त्रिपाठी ये थे तुम्हारे रायगढ़ रियासत से, राजा चक्रधर सिंह वाले, याद कर लीजिए। राम प्रसाद पोटाई ये थे कांकेर से, ठीक है। और रघुराज सिंह जो थे ये थे सरगुजा रियासत के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए प्रस्तावना से क्वेश्चन आया है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी SSI किससे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं संविधान के स्रोत से, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन कहाँ से आएगा भाई? मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर देगा? जो एकदम क्रूर होगा, बहुत बदमाश होगा,
कौन था सबसे ज़्यादा बदमाश तानाशाह? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, मतलब कहाँ से आएगा ये? जर्मनी से। इसको एक्चुअली कहते हैं वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कहते थे वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए मैं कुछ चीज़ें और आपसे पूछता हूँ कि वो कौन कौन से कंट्री से आए हैं। ठीक है, चलो बता दो मेरे को। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जूट। चलिए मैं इस पेज में नोट्स में लिखता हूँ, थोड़ा सा क्विकली लिखने में दिक्कत होता है उसमें। चलिए, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बताइए ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आया है यूएसए से, याद रखना है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और एक चीज़ था इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ठीक है, ये चारों चीज़ें कहाँ से आया है? यूएसए से। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मैं कंफर्म नहीं, उसको मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक, ये सब आया यूएसए से। अभी देखो, फंडामेंटल राइट्स का ऑपोजिट क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी। तो यूएसए का कट्टर दुश्मन कौन है? यूएसएसआर, मतलब रशिया, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आया है? रशिया से आया है। रशिया से और क्या चीज़ आया है? रशिया से आया है आइडिया। ठीक है, कौन सा आइडिया है रशिया से? रशिया से आया है तुम्हारा आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक, चलिए अब आप बताइए कनाडा से क्या आया है? कनाडा, सी फॉर कनाडा एंड सी फॉर सेंटर। ठीक है, कनाडा से ऐसी चीज़ें आई हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है, कनाडा से ऐसी चीज़ें आई हैं जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है, चलिए अब उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया से क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना वो एकदम मिलजुल के चलते हैं। ठीक है, साथ में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कॉन्करेंट, ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, मतलब दोनों को साथ में लेके चलेगा, कॉन्करेंट बनाएगा। ठीक है, और क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड। फ्रीडम ऑफ ट्रेड के अलावा जॉइंट सिटिंग। ठीक है, जॉइंट सिटिंग, लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या आएगा? पावर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, संशोधन करने की शक्ति। ठीक, पावर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है भाई, चलिए जापानीज से क्या आया है? प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे डिटेल से देखते जा रहे हैं हम लोग, प्रत्येक क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। यूनियन टेरिटरी से देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, अगर हमको इंडिया में कोई नया राज्य जोड़ना है, ठीक है, तो कौन से आर्टिकल से होगा ये? तो चलिए देखिए, अगर कोई कंट्री, अगर कोई स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मतलब इंडिया में ऑलरेडी है, और अगर आप उसको तोड़ मोड़ मरोड़ के दूसरा स्टेट बना रहे हो तो आर्टिकल 3 लगेगा। ठीक, लेकिन अगर आप बाहर से ला के इंडिया में जोड़ रहे हो तो लगेगा आर्टिकल 2। ठीक, अगर आप बाहर से ला रहे हो तो लगेगा आर्टिकल 2, अगर आप कंट्री के अंदर ही कुछ कर रहे हो तो लगेगा आर्टिकल 3। ठीक, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा एज पर आर्टिकल 368। ठीक है भाई, जो भी चेंज अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बदौलत लाओगे वो अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को भारत संघ में मिलाने से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चलिए, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट अ पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट विल लूज इंडियन सिटीजनशिप। क्या कह रहा है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है ना, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है बताइए? यहाँ कहा गया है अनुच्छेद 9, ठीक, आर्टिकल 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाई B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32, ठीक है। इसमें 5 रिट की बात कही गई है। कौन से 5 रिट है बताइए आप? क्वेश्चन ऐसे आगे आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे आएगा, उसमें बताता हूँ मैं आपको। विच रिट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट कमांडिंग अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी दे फेल्ड टू एग्जीक्यूट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यायालय द्वारा किसी लोक अधिकारी या संस्था को अपनी कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, ठीक है। अगर जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को कुछ काम करने के लिए ऑर्डर करेगी, ठीक है, तो कौन सा रिट जारी करेगी? करेगी मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस को हिंदी में कहते हैं परमादेश, ठीक है, परमादेश, ठीक है। 5 रिट कौन कौन से हैं? एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा है उत्प्रेषण या सर्शोरारी, और एक है क्यूओ वारंटो। एक तो कौन सा रह गया? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, क्यूओ वारंटो, और एक है प्रोहिबिशन, है ना, प्रोहिबिशन। सब कुछ ऐसा होगा, निषेधात्मक ऐसा कुछ होगा, या निषेध कुछ होगा, ठीक है। इसमें ये रहता है कि जो अपर कोर्ट है वो नीचे वाले कोर्ट को कहती है कि तुम अपने पावर से ज़्यादा काम कर रहे हो, वो काम को वहीं पर छोड़ दो, ठीक है। ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, तुम छोड़ दो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी आ गया। चलिए भाई डीपीएसपी बताओ। चलिए डीपीएसपी में सबसे अच्छा क्वेश्चन आप पहले मेरे को ये बता दो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? समान, क्या हो गया, समान नागरिक संहिता, यही कहते हैं ना, समान नागरिक संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में, ठीक। चलिए क्या पूछ रहा है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 में क्या कहता है बताओ? अनुच्छेद 51 में यह कहता है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को विदेशी शक्तियों से बचाने के लिए काम करेगी, ठीक। चलो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन आता है अगर कुछ पूछना है तो, कि किस कमिटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटी इन कॉन्स्टिट्यूशन में आया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? स्वर्ण सिंह कमेटी। करेक्ट आंसर क्या है? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति। कब आया था ये स्वर्ण सिंह समिति? 1976, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। चलिए अगला है प्रेसिडेंट से बारे में प्रश्न। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है? कौन कौन शामिल होता है? इलेक्टेड मेंबर्स। कौन शामिल होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है भाई, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक। अब इलेक्टेड मेंबर्स में, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ कहाँ के? लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, है ना, मतलब जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा, ठीक है भाई। पहले लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे, है ना, लेकिन इसको किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया है बताइए? किस संविधान संशोधन से 2 लोकसभा मेंबर्स को ऐड करने को हटा दिया गया है? इसका आंसर है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? आंसर से बताया, ठीक है आपको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद,
व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मंत्री कितने हो सकते हैं। ठीक, अभी लोकसभा सदस्य कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 550। खैर ये संविधान में है, वर्तमान में कितने हैं 545। 545 में से मंत्री कितने हो सकते हैं, इसके 15%। ठीक है भाई, इसका लोकसभा स्ट्रेंथ का 15%। ये कब कौन से अमेंडमेंट से कहा गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरम, कोरम कितना होना चाहिए बताओ भाई, 10% ऑफ टोटल मेंबर्स, है ना, यही होता है कोरम। लोकसभा में भी यही है, विधानसभा में भी कोरम यही है। ठीक है, चलिए जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग मतलब संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। जॉइंट सीटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे। कब बुलाएंगे, जब डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, डेडलॉक मतलब मान लो कोई बिल राज्यसभा से पास हो गई लेकिन लोकसभा पास नहीं कर रही है, या तो जवाब नहीं दे रही है, ठीक है, या ऐसे अमेंडमेंट्स दे रही है जो राज्यसभा को मंजूर नहीं है। ठीक है, इस केस में, या फिर उल्टा कर सकते हो आप, लोकसभा में कोई आया, राज्यसभा नहीं मान रही है या राज्यसभा ऐसे अमेंडमेंट दे रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जॉइंट सीटिंग बुलवाएंगे। ठीक है, कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से लॉ के लिए जॉइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में, सबसे पहले ये बता दो मेरे को। 124 से 100 कहाँ तक है, 124 से स्टार्टिंग है। ठीक है, 124 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट समथिंग है, फिर इसके बाद ये जाता है लगभग 136 1, ये तो स्पेशल लीव पटिशन है ना, आगे जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, बट 124 से स्टार्टिंग। ठीक, तो अंडर विच आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट सीक द एडवाइजरी ओपिनियन। चलिए भाई, परामर्श या सलाहकार राय मांग सकता है, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, यह है अनुच्छेद 143। ठीक, ठीक है, एक केस हुआ था, ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस। बेरूबारी यूनियन कब आया था, ये 1960 में। ठीक है, तो इसको ना कभी कभी री बेरूबारी यूनियन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ केस हुआ नहीं था सुप्रीम कोर्ट में बस, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। उस समय के जो राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो उनके पास ये मैटर आया कि जो लोकसभा में मैटर ये चल रहा था कि बेरूबाड़ी एक जगह है बंगाल में, तो वहाँ से कुछ एरिया जो थे वो हमको बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करना था। ठीक है, तो इसके लिए ये चर्चा चल रहा था कहाँ पे, लोकसभा में। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी कि क्या हम भारत का कुछ हिस्सा दूसरे देश को दे सकते हैं, तो इसको कहते हैं बेरूबाड़ी यूनियन केस। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसको री बेरूबारी यूनियन कहते हैं। री से रिप्लाई, ठीक है, री से रिप्लाई। तो इस समय एडवाइजरी ओपिनियन को यूज़ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और बताना था मेरे को, बेरूबारी यूनियन केस में फर्स्ट टाइम कहा गया कि जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल, प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, कांट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, फिर कब आया, 1973 में बोला गया कि नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ जस्टिसिएबल। हाँ, इसमें बोला गया था कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और फिर इसको रीइंफोर्स किया गया 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, गवर्नर की ऑर्डिनेंस कौन से अनुच्छेद में है, यही क्वेश्चन पूछेगा, अनुच्छेद 213। प्रेसिडेंट का अनुच्छेद किस में है भैया, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस 113, इसका है 213, 123। ठीक है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक और आर्टिकल मेरे को बताइए, 111 में क्या है,
111 में है वीटो। ठीक, 112 में क्या है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, बजट कहते हैं जिसको। बजट कौन जारी करवाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, सेम ये क्वेश्चन था। विधान परिषद, चलो भाई बता दो विधान परिषद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169। ठीक, किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? अधिकार है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, कब? जब स्टेट असेंबली उसको बोलेगी कि भैया बना दो तो बना देगी, बोलेगी भैया मत बनाओ ख़त्म कर दो, ख़त्म कर देगी। ठीक है, क्लियर है? द पार्लियामेंट पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ठीक है, देख लो, द पार्लियामेंट ऑन अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट असेंबली। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए, विच हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब ये रहता है कि बहुत सारे स्टेट्स को एक ही हाई कोर्ट दे दिया जाता है ना। तो कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसके पास बहुत सारे स्टेट हैं? करेक्ट आंसर है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसके पास 4 राज्यों का है। ठीक है, 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल। ठीक, एक और हाई कोर्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में, एक है मणिपुर में और एक है मेघालय में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पंचायती राज से। चलो भैया बताओ, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 है ना, बच्चे बच्चे को पता है। चलो, अब पीएससी का एक क्वेश्चन था इस बार। चलो बताइए भाई, कौन से शेड्यूल में है पंचायती राज? 9 में। म्यूनिसिपैलिटी किस में है? 9A में। ठीक है, 9B में क्या है? 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कब बना? 2011 में। ठीक है, 9 में पंचायती राज, 9A में म्यूनिसिपैलिटी, 9B में कोऑपरेटिव। ठीक है, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो आ गया। चलिए, शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले आपको रटवा देता हूँ। रटने की ट्रिक क्या है? इंग्लिश में ये है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, बूढ़े प्रधानमंत्री के आंसू। टी से टेरिटरी, ठीक है, मतलब राज्य। ई से इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट मतलब सैलरी वगैरह। ठीक, ए से एफर्मेशन है ना, ओथ कहते हैं जिसको। आर से राज्यसभा, कि राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे ये सब। एस से स्पेशल स्टेटस। ठीक है, कितने स्टेट को दिया गया है? 10 को। ओ से अदर स्पेशल स्टेटस, 4 राज्य को दिया गया है ना, मातम है ना, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ऑफ से, एफ से है पावर। ठीक है, फोर्स, फोर्स मतलब पावर। ठीक है, पावर को हम डिवाइड किया है। एक्चुअली एफ से फेडरल स्ट्रक्चर है, बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर है ना। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एक यूनियन लिस्ट आता है, एक आता है स्टेट लिस्ट और एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट है ना। ठीक है, ये हो गए ऑफ से। अब ओ से क्या आता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिस्क्वालिफिकेशन है ना, डिफेक्शन भी लिख देता हूँ। पी से पंचायती राज और एम से म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, चलिए, अब ये बात आपको याद होगी कि संविधान में वास्तविक में जब शुरू में बनाया तो केवल 8 ही थे है ना, बाकी के जो 4 हैं वो बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। अब आप बताते जाइए कि किस किस अमेंडमेंट से एक एक संविधान का जो शेड्यूल है वो जोड़ा गया। ठीक है, चलिए,
लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, 9th शेड्यूल, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। मैं लिखते जाता हूँ, जो 9th शेड्यूल है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया। 10th शेड्यूल कब जोड़ा गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, है ना। 11th और 12th कब जोड़ा गया? 73rd और 74th, है ना, 1992, ठीक है। चलिए, हो गया ये। तो डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर किस में है देख लो, एफ में, है ना, एफ मतलब 7th, ठीक। इमरजेंसी प्रोविजन, चलिए भाई बताइए, अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का पावर कहाँ से लिए हैं अपन? वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। वीमार कौन से देश के संविधान को कहते थे? जर्मनी। एक्चुअली वीमार उस समय की गवर्नमेंट को कहते थे, वीमार, ठीक है। चलो भाई आगे। भारत में अब तक अनुच्छेद 360 के तहत कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है, ठीक है, नेवर। 352, 356 और 360, ठीक। 3 प्रकार की इमरजेंसी है, एक है नेशनल, एक है प्रेसिडेंट रूल और एक है फिनेंशियल इमरजेंसी, है ना। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब कोई वॉर वगैरह हो जाता है ना। प्रेसिडेंट रूल कब लगती है? जब गवर्नमेंट्स फेल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। अभी अभी महाराष्ट्र में हुआ था ये केस। और 360 है फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक। चलो भैया, अब आ गया अमेंडमेंट प्रोसेस, मतलब अनुच्छेद 368। सीधा आपको क्या क्लिक करना चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी, क्लिक कर रहा है ना, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो कहाँ पे आ सकता है कह रहा है? इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में आ सकता है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद में? 324। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पीएससी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय हुम, कौन हटा सकता है? स्टेट पीएससी या यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट साहब ही हटाएंगे, ठीक। कैग, कैग कौन से आर्टिकल में है? 148 से लेकर 151, 147, सॉरी 148 से ही है, ठीक है। 148 से 151, इसको क्या कहते हैं? कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, है ना, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक। अरे ये क्वेश्चन यहीं आ गया, ठीक। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको कहते हैं? कैग को, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये देख रेख करता है, ठीक है। चलो, चलिए देखते हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज से क्वेश्चंस, ठीक है। संवैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, इनको बनाने के लिए एक अलग से हमको, ठीक है, एक रूल एक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है, एक कानून पास करना पड़ता है, एक्चुअली एक लॉ पास करना पड़ता है, ठीक है। जैसे NHRC है, ठीक है, CBC है, ठीक है, ये सब चीज़ें, CBI है, ठीक है, ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। तो इसमें से कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी है कह रहा है? संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग नहीं है, 2014 में एक रेजोल्यूशन से पास हुआ है। फिनेंस कमीशन भी नहीं है। NHRC है, ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल कब जोड़ा गया? ये मैंने अभी आपको बताया है, 52वें संविधान संशोधन 1985। 1985 में ऐसा क्या हुआ था? आया राम गया राम, बहुत फेमस कंट्रोवर्सी है। चलो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आपको इंटरेस्ट होगा यूट्यूब में देख लीजिएगा। शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, देखो भाई क्या प्रश्न है, कितने हैं? 10, ठीक है। अंडर द 5th शेड्यूल कौन कौन से 10 स्टेट है? कमेंट में बताइए, हिंट देता हूँ।
छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के सारे पड़ोसी राज्य को लिख लीजिए। ठीक है, कितने हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, बताओ भैया सब इंस्पेक्टर साहब। गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य को जोड़ को करना और इन तीनों को जोड़ देना उसमें। ठीक है, नहीं पता है तुरंत जाकर रट लो, पता होना चाहिए। 5वीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की अधिकार किसके पास है? कौन घोषित करेगा भैया? राष्ट्रपति। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती, केस 1973। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर करेंटली रिकॉग्नाइज्ड? कितने हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 22 हैं। और याद क्या रखना है आपको, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं आता है। डू रिमेंबर, ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, क्लासिकल लैंग्वेज अलग है। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज जो ऐड हुआ था तमिल था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो।